नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनाव पर इंडिया टीवी का महासम्मेलन। दिल्ली किसकी और दिल्ली किसकी सवाल है तो सवाल यह भी है कि नई दिल्ली किसकी। नई दिल्ली जहां पर इस बार घमासान मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उनके सामने हैं दिल्ली के पूर्व सांसद परवेश वर्मा, और कांग्रेस पार्टी ने उतारा हुआ है संदीप दीक्षित को। तो इस मेगा फाइट में क्या अरविंद केजरीवाल इस बार कुछ फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्यों, इसकी हम लोग बात करेंगे, तमाम और मुद्दे। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बड़ी खास शख्सियत है, हमारे साथ परवेश वर्मा जी खुद जुड़ रहे हैं। परवेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। ऐसा आपने क्या कर दिया? अरविंद केजरीवाल जी ने कल इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत की है कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोटर फ्रॉड करा रहे हैं, आप गलत लोगों के नाम जोड़ रहे हैं और हकदार लोगों के नाम कटवा रहे हैं वोटर लिस्ट से। मैं अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात करूं तो पिछले चुनाव में यहां पर 1,46,000 वोट था और इस बार अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें 1,09,000 वोट हैं और करीब इसमें 20,000 वोट जो है वो हमारे न्यू वोटर हैं। तो अगर ये आंकड़ा देखें तो 60,000 वोट अभी तक पिछले 5 साल में कट चुकी है। तो मैं तो यहाँ पे 15 दिन पहले आया हूँ। तो ये जो 60,000 वोट कटी हैं, क्या ये अरविंद केजरीवाल ने कटवाई हैं? और कोई भी वोट अगर कटती है और कोई भी वोट अगर जुड़ती है, उसके लिए आपको घर चाहिए, वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए, वहाँ का रेंट एग्रीमेंट चाहिए, उसके रजिस्ट्री के पेपर चाहिए, उसका राशन कार्ड चाहिए, उसका पासपोर्ट कार्ड चाहिए, उसके वो सारे एड्रेस प्रूफ चाहिए जिससे साबित होता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन से ऑफिसर आता है उनके घर पे, वो वहाँ पे देखता है कि वो वहाँ पे रहते या नहीं रहते। ये सारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे ऊपर में ये आरोप लगा रहे हैं कि 15 दिन में मैंने 5,000 यहाँ पे नए घर पैदा कर दिए, उन सब के एड्रेस प्रूफ पैदा कर दिए और इतने सारे लोग के यहाँ पे वोट। तो ये बिल्कुल ही, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है साफ कि नई दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं किया। कल भी वो मेरे घर के पीछे कॉलोनी में घूम रहे थे, वहाँ पे लोगों ने उनको काले झंडे भी दिखाए और सारे युवाओं ने बोला कि आपने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। उनसे बहस हो रही थी और वहाँ पे 5 आदमी उनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। तो आज ये हालत हो गई अरविंद केजरीवाल की कि उसको एक एक घर में डोर टू डोर करके हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगनी पड़ रही है। पूरे दिल्ली में उसको 70 विधानसभा की चिंता नहीं है, केवल वो यहाँ पे नई दिल्ली में घूमे जा रहे हैं। उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री सारे जाकर रोज जाते हैं डीएम के ऑफिस में, वहाँ पे उनको धमकाते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं कि तुमको चुनाव के बाद देखेंगे, तुम्हें सस्पेंड कराएंगे, ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। तो उन्होंने 11 साल में क्या कोई काम नहीं किया? आज वो मेरे 15 दिन में आने से यहाँ के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ की जनता उनको जवाब दे रही है और वो इतना बौखला गए, इतना डर गए कि वो इलेक्शन कमीशन में जाके कह रहे हैं मैंने अभी तक 2 काम किए और जो मैंने करके दिखाए। पहला मैंने काम यहाँ की लाडली माताओं बहनों को जो उनको मंथली पेंशन होनी चाहिए, जो उनको मंथली सहायता होनी चाहिए, वो मैंने देने का काम किया। हाँ, मैंने देने का काम किया मेरी संस्था के देने से, और मैंने अकाउंट से देने का काम किया। दूसरा काम, 11 साल में नई दिल्ली विधानसभा में एक भी युवा को कोई भी रोजगार नहीं दे पाए अरविंद केजरीवाल। मैंने यहाँ के युवाओं को कहा कि मैं आपको रोजगार दूंगा, तो वो मेरे खिलाफ में इलेक्शन कमीशन पहुँच गए कि ये सारे युवाओं को रोजगार क्यों दे रहा है। अब सारे रोजगार जो हमारे सारे युवा भाई है, सारे बेरोजगार हैं, सारे पढ़ लिख कर लाखों रुपए पढ़ाई पे खर्च करके अगर वो कुछ उनको नौकरी में दिलाने का काम कर पाया। मैं कोई अपनी कंपनी में तो नौकरी नहीं दे रहा हूँ, मैंने कंपनियों से बात करी, वो केवल उनका इंटरव्यू लेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनको जॉब देंगे। इसमें भी केजरीवाल को शिकायत है। मतलब मैं अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार दूँ तो वो मुझे नहीं देने दे रहे अरविंद केजरीवाल। मैं यहाँ की माताओं बहनों का सम्मान करूँ तो अरविंद केजरीवाल मुझे रोक रहे हैं। ये बात नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी उनकी कोई निजी खुन्नस जैसी हो गई है। उन्होंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं मांग करता हूं परवेश वर्मा के घर पे जाकर रेड की जाए, देखो उसके घर में कितना पैसा है, ये लोगों को पैसा कहां से बांट रहा है, लोगों को नौकरियां कहां से दे रहा है, इसको डिबार करो इलेक्शन से। देखिए, मेरी संस्था का अकाउंट का पैसा है। जब भी मेरे से कोई अगर इलेक्शन कमीशन पूछेगा, मेरे से इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, तो मैं उनको जवाब दूंगा, मेरे अकाउंट दिखाऊंगा, मेरी संस्था के अकाउंट दिखाऊंगा और वो देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ की युवाओं को रोज़गार दे रहा हूँ, मैं उनको ये तो नहीं कह रहा कि मुझे वोट दीजिए तब मैं आपको नौकरी दूंगा। वो आने वाले चुनाव में जिसको वोट डालें। अगर मैं यहाँ के बेरोजगार, क्योंकि आज ही एक जो है प्रमुख अखबार में खबर छपी है
इसी विधानसभा में अलीगंज करके कॉलोनी है, वहाँ की झुग्गी की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए कोई टॉयलेट नहीं है। यानी 1000 माताओं बहनों को सुबह सुबह कहाँ पर वो टॉयलेट जाएं, शौचालय जाएं, और गिनती का कोई एक टॉयलेट मिलता है तो वहाँ पे 1 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। ये तो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा की हालत है, और वो मेरे को काम करने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को वोट दो और मैं आपको 2100 रुपये दूंगा तो ठीक है, मगर मैं यहाँ की महिलाओं को सम्मान देना शुरू करता हूँ इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले, मेरे नॉमिनेशन से पहले, मेरी संस्था के माध्यम से, तो वो मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो ये कैसे गलत काम हो सकता है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन हमने 3 इलेक्शन देख लिए परवेश जी, 2013 का, 15 का, 20 का। अरविंद केजरीवाल इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, कभी इस किस्म की बातें उन्होंने नहीं की। तो या तो इस बार वो नर्वस हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। इस बार दिल्ली की जनता भी सब कुछ ठीक करने वाली है। 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने वाला है, दीवारों पर लिखा जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। उसको नई दिल्ली में उसकी जमानत जब्त होना तय है, और सारे लोग कह रहे हैं कि परवेश भैया ये चुनाव खाली आपको नहीं लड़ना, परवेश भैया ये हम आपके साथ लड़ेंगे। यानी नई दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है, और सब मिलके केजरीवाल को हराने वाले हैं। क्योंकि केजरीवाल से जब दिल्ली की जनता ने दवाई मांगी तब उन्होंने शराब का ठेका दिया, जब उन्होंने ऑक्सीजन मांगी तब उन्होंने 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री दी, जब उनसे हॉस्पिटल मांगा तो उन्होंने अपना शीश महल बनाया, यहाँ के झुग्गी वालों ने घर मांगा तो अपने शीश महल में उन्होंने 86 करोड़ रुपए लगा दिया, मगर किसी झुग्गी वाले के लिए घर की बात तो छोड़िए, उसको शौचालय भी नहीं दे पाए। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल ना दिल्ली देहात में, ना दिल्ली की कॉलोनियों के लिए, ना दिल्ली की माताओं बहनों के लिए, ना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, ना दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी काम विकास का। पूरी यमुना मैया को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। और यही अरविंद सारे दिल्ली वासियों से कहता था, अगर मैं यमुना मैया को साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। और आज ये कितना बेशर्म होकर ये कहते हैं कि एक मौका और दीजिए। एक बात तो ये कहते हैं कि मुझे एलजी नहीं काम करने देते, मुझे पीएम नहीं काम करने देते, और फिर कहते हैं एक मौका और दीजिए। अरे पीएम साहब तो और हमारे बीच में 4 साल रहेंगे, और उसके बाद में 5 साल और रहेंगे। दिल्ली के एलजी साहब भी वही हैं। तो अगर आपको कोई एक मौका मिलता है तो फिर कैसे करेंगे, ये बात का जवाब नहीं देते। अच्छा, एक एक करके सारे आरोपों पर बात करते हैं। वो अपने सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं फिर पूछता हूं। देखिए, मेरी 2 बातें हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे कोई काम नहीं करने देते, फिर वो कहते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पुजारियों को दे दूंगा, महिलाओं को दे दूंगा। तो जब उनको कोई काम करने ही नहीं देता है तो वो कैसे करेंगे, पहले बताएं। क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते। दूसरी जो मेरा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, अगर वो सीएम भी बने तो अपने सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो सीएम के सारे अधिकार उनसे सुप्रीम कोर्ट पहले से ही छीन चुका है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल से बेल पर बाहर है, वो जमानत पे बाहर है। इसलिए ना तो वो सीएम बन सकते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं, ना उन्होंने कोई काम किया। तो किस आधार पे वो दिल्ली की जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जीत भी गए तो या तो हम इनको काम नहीं करने देंगे या सुप्रीम कोर्ट। जब उनको शीश महल बनाना होता है तो जो है काम उनको करने दिया जाता है। जब वो शराब के ठेके खोलते हैं तो काम करने दिया जाता है। देखिए, वो काम करना ही नहीं चाहते, उनको केवल जो है राजनीति करनी है। सारे वो भ्रष्ट नेताओं के साथ में, इंडिया अलायंस के लोगों के साथ में, जिनको वो गालियां देते थे, भ्रष्ट कहते थे, उनके साथ में उनको देश की राजनीति करनी है। मोदी जी के सामने चुनाव लड़ना है, देश का प्रधानमंत्री का सपना लेना है। मगर दिल्ली में उनको यमुना को साफ करना है, प्रदूषण को ख़त्म करना है, दिल्ली में सड़कें बनानी है, इसकी वो बात नहीं करते। एक भी विकास का काम जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 11 साल में किया हो, वो एक भी विकास का काम आपके बीच में गिनवा नहीं पाएंगे। अब जरा ये शीश महल की बात करता हूं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की, और आपकी पार्टी मॉडल लेकर घूम रही है कि ये है देखो अरविंद केजरीवाल का बंगला, जब लोग कोरोना से मर रहे थे तो ये अपना घर बनवा रहा था। वो मैंने देखा उनके 2 साथी
मीडिया को लेकर के अपने ही मुख्यमंत्री के पूर्व आवास पे बाहर धरने पर बैठे हुए थे कि दिखाओ अंदर कहां है सोने की सीट, टॉयलेट की सीट, दिखाओ स्विमिंग पूल हमको, दिखाओ हमको मिनी बार। बीजेपी झूठ बोलती है। देखिए, वो दोनों को पता था कि ऐसे तो वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं जाने दिया जाएगा, और वो सुबह सुबह पहुँच गए तो कोई उनको अंदर नहीं जाने देगा, उनको पता था, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया है। मैंने पीडब्ल्यूडी से परमिशन मांगी है, मुझे उम्मीद है कि हफ्ते में मेरे को पीडब्ल्यूडी परमिशन दे देगी, अगर वो दे देते हैं, क्योंकि आज वो जो है शीश महल वो इसके पीडब्ल्यूडी के अधीन है, उनके कब्जे में है। तो पीडब्ल्यूडी मुझे अगर परमिशन दे देती है तो मैं संजय सिंह जी को मेरे साथ में लेकर जाऊंगा, मैं सौरभ भारद्वाज को, मैं राघव चड्ढा को मेरे साथ में लेकर जाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने जो यहाँ की दिल्ली में जो कोविड में लोग मरे उनकी लाशों के ऊपर में बना हुआ शीश महल वो कैसा है, ये मैं दिखाऊंगा उनको। मैंने अभी जो है ना बस बनवाई है, शीश महल के दर्शन, केजरीवाल के पाप के दर्शन, मैं यहाँ के झुग्गी वालों को लेकर जाऊंगा, उनको बिठाकर और शीश महल के दर्शन यात्रा करवाऊंगा। मुझे याद है आज से शायद 1.5-2 साल पहले आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा था, और तब इतना हल्ला नहीं था शीश महल को लेकर के। आप पहले आदमी थे जिसने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में कुछ गड़बड़ हो रही है, वहां बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। उसके बाद ये सारा मामला उठा था, लेकिन अभी तक ये मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। शराब घोटाले को लेकर तो अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई, बेल भी हो गई, इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों है अगर कुछ गड़बड़ है तो? देखिए, मैं आपके माध्यम से कुछ जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके माध्यम से हमारे दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं कि पहली बात है कि दिल्ली में कोई भी सीएम आवास जो है वो फिक्स नहीं है। सबसे पहले खुराना जी बने, वो रहते थे 33 शामनाथ मार्ग में। उसके बाद में मेरे पिताजी बने डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो रहते थे 9 शामनाथ मार्ग में। फिर बने शीला दीक्षित जी, वो रहती थी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में। तो जो सरकार उनको घर देती थी वो उसी में रहते थे। ये पहले शख्स है भाई कि जिन्होंने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को घर से निकाला, उसके बाद में उनके जो साथ में रहते थे 4 सेक्रेटरी उनको घर से निकाला, 4-5 बंगलों की दीवार को तोड़ा, उनकी जो हेरिटेज पूरी बिल्डिंग थी, मकान थे, उनको तोड़ा, और वो 5 जो है बंगलों को मिलाकर एक उन्होंने अपना शीश महल बनाया, जिसके अंदर आज तक कभी मीडिया की एंट्री नहीं हुई, कभी हमसे नहीं मिले, दिल्ली की जनता के एक भी आदमी से नहीं मिले, क्योंकि वो किसी को भी अपना महल नहीं दिखाना चाहते थे। हमने तो केवल वो महल को पिक्चर में देखा, और पिक्चर में देखते तो लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। जब अंदर जाकर देखेंगे तो लगेगा जो केजरीवाल बाहर आता है तो फटी हुई चप्पल पहनता है, मगर अंदर 1-1 करोड़ रुपए के सिल्क के कारपेट हैं, अंदर 15-15 लाख की टॉयलेट की सीट है, जो डबल एक्सेल की शर्ट पहन के यहाँ पे 5 रुपए का रेनॉल्ड का पेन लगाकर बाहर घूमता है, वो अंदर 86 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले में रहता है। और वो जो 86 करोड़ रुपया है वो केवल उसके रिनोवेशन में खर्च हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन में खर्च नहीं हुआ। उस व्यक्ति को दुनिया से लोग आते हैं देश में मार्बल खरीदने के लिए, मकराना का मार्बल खरीदते हैं, उससे अच्छा कोई मार्बल नहीं है। इस व्यक्ति को देश में पत्थर नहीं मिला, इसने वियतनाम से मार्बल मंगवाया। यानी कि दिल्ली के लोग, और इसकी जो टाइमिंग थी वो देखिए, दिल्ली में जब था कोविड, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग मर रहे थे, हर मोहल्ले से लाशें निकल रही थी, मगर केजरीवाल उस समय अपना शीश महल बना रहा था। तो ये इतना दुख होता है ये सारी चीज़ें सोचकर कि जब जिन सारे दिल्ली वालों ने उसको 3 बार जिताया, उसको मुख्यमंत्री बनाया, वो उनकी लाश के ऊपर में राजनीति कर रहा था और अपना शीश महल बना रहा था। जो व्यक्ति ने सबसे पहले शपथ पत्र में कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, वो अपना शीश महल बनाता है और किसी को दिखाता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर लोग उसको देखेंगे, उसके घर में घुसेंगे तो लोगों को असलियत पता लगेगी। तो मैंने इसीलिए परमिशन मांगा है कि नई दिल्ली विधानसभा, मेरे पिताजी भी थे ना मुख्यमंत्री, मैंने उनका घर भी देखा था, मुख्यमंत्री का घर कैसा होता है, तो मैं भी तो देखूं कि मुख्यमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री, इनका घर कैसा है, क्योंकि मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरे भी पैसे लगे होंगे, दिल्ली के लोग जो सारे टैक्स देते हैं उनके भी पैसे लगे होंगे, यहाँ के जो झुग्गी बस्ती वाले जिन्होंने उनको विधायक बनाया उनके भी पैसे लगे होंगे। सारे उनके सपनों को तोड़कर, उनके युवा जो सारे बेरोजगार बच्चे, उनके सपनों को तोड़कर एक व्यक्ति आलीशान बंगला कैसे बना लेता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। उनका जवाब ये है कि अच्छा, आपका आरोप ही मान लेते हैं कि चलिए हमने
इस मकान पर 40, 50, 70 जितना भी करोड़ रुपया लगाया, सीएम का घर था, वो कोई प्राइवेट रेजिडेंस नहीं अरविंद केजरीवाल का। बोले कि मैं तो आज भी 5 रुपए का पेन लगाता हूं, लेकिन मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहनते हैं वो भी तो मुझे अपना 2700 करोड़ का घर दिखाएं। देखिए, पहली बात तो एक ऐसे भ्रष्ट आदमी जो तिहाड़ जेल से छूटा हुआ है जमानत पे, वो अपनी तुलना दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदमी से, जो अपना दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं आदरणीय मोदी जी से करता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री जी का घर तो फिक्स्ड है। जो उससे पहले मनमोहन सिंह जी रहते थे वो भी उसी घर में रहते थे जहाँ पे मोदी जी रहते हैं, मगर वो घर दिल्ली में शराब बेचने के पैसे से नहीं बना। वो घर दिल्ली में जो लाखों लोगों के सपने थे, ठेका खोला लिकर पॉलिसी का, पूरा भ्रष्टाचार था, उससे नहीं बना। वो घर बना है लोगों की सेवा करने के लिए। वहाँ पर लोग जाते हैं, जनता जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का फिक्स्ड आवास नहीं है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। दिल्ली, ये जो केजरीवाल कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री आवास है, ये बिल्कुल झूठ है। दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री आवास नहीं है। देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री आवास होता है, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जो भी हमारी सरकार या हमारा प्रशासन जो उनको घर देते हैं वो उसी में रह लेते हैं। उससे पहले जो 3 मुख्यमंत्री हुए वो सारे अलग अलग घरों में रहते थे, ऐसे घर में नहीं रहते थे। इस व्यक्ति ने ये घर इसलिए बनाया क्योंकि इसको गलत फहमी थी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है और मैं दिल्ली में जो है 50 साल तक राज करूंगा, इसलिए वो उसने अपना महल बनाया। जो व्यक्ति कहता था, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी तो नहीं कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपना सिक्योरिटी होते, प्रोटोकॉल होते हैं। ये कहता था कि मैं 2 कमरे के मकान में ही रहूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज उसके पीछे जो है 20 गाड़ियां घूमती है, 100 पुलिस वाले घूमते हैं और इतना आलीशान बंगले में रहता है। तो ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी और उस समय बनाने की क्या जरूरत थी जब ये सारा पैसा दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल बनने में लग सकता था, दिल्ली में जो है ना गरीब लोगों को ऑक्सीजन देने में लग सकता था, तो बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में हैं, अब राजनीति वो भी बहुतों से अच्छी करनी सीख गए हैं, सारे कार्ड्स प्ले करने उनको आते हैं। अब देखिए, अब वो हिंदुओं को खुश करने के लिए स्कीम ले आए, महिलाओं को खुश करने के लिए स्कीम ले आए, ऑटो रिक्शा वालों के लिए स्कीम ले आए, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की योजना लेकर के आए, से पूर्वांचलियों के लिए उन्होंने कहा कि मैं पूर्वांचलियों के लिए बीजेपी ने क्या किया है वो बता दें और मैंने क्या किया है मैं बता दूंगा। आप तो उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी कहते हो। देखिए, कल तो उन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दी और इससे पहले भी उन्होंने पूर्वांचलियों को कहा कि ये यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं, दिल्ली में इलाज करके भाग जाते हैं। कल भी उन्होंने कहा कि ये सारे फर्जी लोग हैं, बाहर से आते हैं, अपना वोट बनवाते हैं फर्जी तरीके से, यहाँ पे वोट डालकर चले जाते हैं। तो बार बार वो पूर्वांचल के लोगों को फर्जी बोलता है, झूठा बोलता है, मक्कार बोलता है। तो अरविंद केजरीवाल बताए कि पूर्वांचल के लोगों के लिए उन्होंने किया क्या। जो छठी मैया के पर्व पर दिल्ली में होता है सरकारी अवकाश, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। दिल्ली में हजारों संख्या की छठ घाट का जो काम किया वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लिए कोई एक भी काम किया तो वो बताए तो सही, खाली डायलॉग क्यों मर रहा है। वो उस काम का नाम तो बताए कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, मैंने बहुत सारे काम किए। ऐसा बोलने से थोड़ी ना होता है। ये बताए मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, वो काम का नाम तो गिनाए। कल उन्होंने जाटों को गाली दे दी और जब मैं हमारे नई दिल्ली में लाडली योजना लेके आया तो वो जाटों की बात कर ले प्रवेश जी, वो तो कह रहे हैं कि मैं जाटों के लिए आरक्षण मांग रहा हूं मोदी जी से, आप कह रहे हैं गाली दी उन्होंने जाटों को। बाय द वे आप जाट हैं खुद, मैं दर्शकों को बता रहा हूं। देखिए यहाँ, हाँ, मैं आपको भी समझा देता हूं और आपके सारे दर्शकों को समझा देता हूं कि कल जो है केजरीवाल ने बोला मैं आरक्षण मांग रहा हूं, मोदी जी ने आरक्षण नहीं दिया सेंटर लिस्ट में। अभी आरक्षण कैसे मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। 99 में यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, हमारी सरकार थी एनडीए की, हमारे प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी। स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, वहाँ से प्रस्ताव पास किया, विधानसभा से प्रस्ताव भेजा, उन्होंने रिकमेंड किया कि सेंटर की लिस्ट में डालना चाहिए। तो हमारे वाजपेयी जी ने उसको सेंटर की लिस्ट में वहाँ के राजस्थान के जाटों को डाला। अब इसका प्रोसेस ये होता है, पहले जो ओबीसी कमीशन था उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं थे, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। मोदी जी ने 2018 में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया।
अब कानून ये कहता है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट को नीचे से यानी कि असेंबली से पास कर कर ऊपर ओबीसी कमीशन को भेजना है, उसके बाद में वो पास करेंगे। अब जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली से पास नहीं करके भेजेगा तब तक ऊपर कैसे होगा? देश में हर राज्य सरकार अपने यहाँ से पास करती है, उसके बाद में ओबीसी कमीशन एक्ट करता है, उसके बाद में वो कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डालता है, रिजर्वेशन लिस्ट में डालता है। तो केजरीवाल को ये करना था कि 10 साल उसने जितने भी असेंबली सेशन बुलाए वहाँ पर उसने प्रधानमंत्री को गाली देने का समय मिल गया, दिल्ली के एलजी को गाली देने का समय मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का समय मिल गया। अरे हमको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, मगर अगर जाटों को रिजर्वेशन देना था तो असेंबली में पास तो किया होता। वो वाला प्रस्ताव अगर आपने सेंटर को भेजा होता तो सेंटर उस पर काम करती। 20 दिन पहले आपने 10 साल तो जाटों की याद नहीं आई। चुनाव से 20 दिन पहले आपको पुजारी याद आ गए, ग्रंथी याद आ गए, जाट याद आ गए, ओबीसी याद आ गए। ऐसे थोड़ी ना होता, ये बात तो सभी लोग आज के दिन में समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं इन सभी वर्गों को मैं फ्री बिजली देता हूं, फ्री पानी देता हूं, मैं इनको फ्री बस की सुविधाएं देता हूं महिलाओं को। अब मैंने 60 साल से सब लोग ऊपर के सब लोगों को मुफ्त इलाज का वादा कर दिया है, आधी आबादी को, महिलाओं को। पहले तो मैंने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया अपनी जगह, अब मैं उनको 2100 रुपए दूंगा चुनाव के बाद। सौरभ जी, मैं आपके जो है टीवी पर आज मैं जो है खुला ऐलान करता हूं कि दिल्ली में जिस भी भाई को उसके घर में 12 महीने बिजली का बिल नहीं आता है, यानी कि ज़ीरो आता है, वो सारे आम आदमी पार्टी को वोट कर देना। जिसके घर में 12 महीने एक भी महीना बिजली का बिल आता है वो सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देना। दिल्ली में जिसके घर में 24 घंटे साफ पानी आ रहा है वो सारे केजरीवाल को वोट कर देना। जिसके घर में 24 घंटे साफ पानी नहीं आता है वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। यही तो वो कहते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। इससे स्पष्ट बात क्या हो सकती है बताइए? तो दिल्ली वासियों को ये मेरी बात को जो है ना पहुंचा देना और उनको बोलना इसी बात पे दिल्ली के चुनाव का फैसला कर दें। और दिल्ली में जहाँ तक उन्होंने बस की फ्री की बात करी महिलाओं के लिए, शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली में बस थी 8000, आज है दिल्ली में बस जो है ना 2-2.5 हजार, जो कि दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए 15,000। तो भारतीय जनता पार्टी का ये वायदा है, संकल्प है कि हम ये 2,500 की बस की संख्या को करेंगे 15,000, ताकि दिल्ली के गांव कॉलोनी में एक दिन में 5 बार बसें जाएं, ताकि महिलाओं को, बुजुर्गों को फ्री का फ़ायदा मिले। ये हम लोग करेंगे। वो तो बस की संख्या घटा रहा है, क्योंकि बस की संख्या हमारी कम हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया है, इसलिए महिलाओं के साथ में जो क्राइम की वारदातें वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसका कारण भी अरविंद केजरीवाल है। नहीं, लेकिन वो कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा। कांग्रेस ने बढ़ करके कह दिया हम 2500 रुपए देंगे आए तो। आपने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। देखिए 2 साल अभी हमारा मैनिफेस्टो आने जो है ना बाकी है, उसका इंतजार कीजिए। मगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 2 साल पहले जब वहाँ इलेक्शन हुए थे, 3 साल पहले वहाँ की महिलाओं को बोला था मुझे वोट दीजिए, आपको 1000 रुपये दूंगा। आज वो पंजाब की महिलाएं दिल्ली में रोज आती है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कि 3 साल से रोज वो अपना पासबुक खोलती है, बही खाता खोलती हैं, उसमें देखती है एक बार भी 1000 रुपये नहीं आ रहा है। रोज सुबह उठ के पहला काम वो यही करती है कि आज 1000 रुपये आ जाएगा। 3 साल में एक बार भी नहीं आया। तो जब वहाँ पे 3 साल में एक बार भी नहीं आया, यहाँ वो कह रहे हैं 2100 रुपये दूंगा। दिल्ली का बजट आज 7000 करोड़ रुपये माइनस में है। तो दिल्ली में कॉलेज के प्रोफेसर को सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी वालों को सैलरी नहीं मिल रही, कोई भी बस मार्शल को निकाल दिया, सिविल डिफेंस के लोगों को निकाल दिया। 7000 करोड़ रुपए बजट माइनस में है और ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आपने अच्छा याद दिला दिया, क्योंकि अभी आतिशी जी आई हुई थी हमारे बीच में। वो बोलेंगे कि मैंने प्रवेश जी उनसे यही सवाल किया कि दिल्ली का बजट, कि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहे। मैंने आतिशी जी से पूछा कि आपने दिल्ली का बजट पहली बार 20-25 साल में डेफिसिट में ला दिया। उन्होंने कहा बीजेपी का झूठा प्रचार है, दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है अभी भी। तो मुनाफे में चल रही है तो कॉलेज के प्रोफेसर, ये हम नहीं कह रहे, ये तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, ये तो सारा ऑडिट रिपोर्ट है, सारा अकाउंट्स है। ये ना तो परवेश वर्मा कुछ कह सकता है ना आतिशी कुछ कह सकती हैं, ये तो दिल्ली की रिपोर्ट है, सारा जो है ना ब्लैक एंड वाइट है, इसमें तो कोई झूठ हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा, पूरी बैलेंस शीट दे दूंगा, आपके चैनल को भेज दूंगा, आप उसे दिखाइएगा कि दिल्ली का बजट 7000 करोड़ रुपए माइनस में। जल बोर्ड की मैं बात करूं तो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उसके ऊपर में उधार हो चुका है।
ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? दिल्ली का विकास आपको करना है तो आपको दिल्ली का रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको जो है ना रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे। उसके बाद में सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी दिल्ली सरकार के, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी जी। यही तो विकास होता है। आप केवल फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बन गई, हम जाएंगे प्रधानमंत्री जी के पास में, उनको मालूम है कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार नहीं करेगी, उनको पता है कि बीजेपी की सरकार शराब के ठेके नहीं खोलेगी, उनको पता है कि बीजेपी की सरकार का मुख्यमंत्री अपना शीश महल नहीं बनाएगा। हम उनसे लेके आएंगे 2 लाख करोड़ रुपया, वो देंगे दिल्ली को, क्योंकि उनको मालूम है भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास में लगेगा। और हम उस मॉडल को, दिल्ली के विकास मॉडल को, दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल यहाँ पर दिखाएंगे। परवेज जी, यहाँ हमारे स्टूडियो में कुछ नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़ी उत्सुकता से आपसे 2-4 सवाल करने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो सर, तो मेरा नाम समर्थ है और मैं HRIT का स्टूडेंट हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका आगे प्लान्स क्या होंगे फर्दर 5 ईयर्स के लिए? थैंक यू। मेरे क्या प्लान होंगे किसके लिए? अगले 5 साल के लिए आपका प्लान पूछ रहे हैं, अगर आप जीत गए। मेरा सबसे बड़ा प्लान होगा दिल्ली के युवाओं को रोजगार देना। अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में 100 रोजगार भी नहीं दिए और हजारों नौकरियां, सरकारी नौकरियां वो दबाकर बैठे हुए। जो हमारा पहला प्लान होगा वो ये होगा कि हजारों सरकारी नौकरियों को निकाला जाएगा। दिल्ली के सारे युवा बेरोजगार जो पढ़ाई लिखाई करके लाखों रुपए खर्च करके अपने घर बैठे हुए हैं, उन सबको सरकारी नौकरियां देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्लान होगा यहाँ की दिल्ली की बुनियादी सुविधाएं को ठीक करना। तीसरा हमारा प्लान होगा दिल्ली में सारे झुग्गी वासियों को उसी स्थान पर पक्का मकान की चाबी देना, क्योंकि महिलाओं को शौचालय नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि वो ऐसी गंदगी में रहते हैं। चौथा जो हमारा सबसे बड़ा प्लान होगा, यमुना मैया को साफ करना। साबरमती रिवर फ्रंट जैसे मोदी जी ने करके दिखाया, वैसे मेरे पास एक प्लान है। सौरभ जी, मेरे को अगर ये ताकत मिलेगी, हम ये चुनाव जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, मैं दिल्ली सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा और पूरे यमुना मैया को साबरमती रिवर फ्रंट से भी अच्छा बना दूंगा। ये बात साफ से समझने दीजिए। प्लान है प्रवेश जी, आप कह रहे हैं अगर को ठीक करना, आप कह रहे हैं अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैं कह रहा हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है 8 तारीख को। मैं कह रहा हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है 8 तारीख को। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मेरी भी ताकत बढ़ेगी। तो मैं ये सारे काम हमारी सरकार करेगी, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, एक अगला सवाल जल्दी से पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम नव्या गर्ग है। मेरा आपसे ये पूछना है कि जैसे दिल्ली में इतने रेप हो रहे हैं, तो क्या आगे के 5 साल में वो कम होंगे? अच्छा सवाल है। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को देश की क्राइम कैपिटल बना दिया है, हम सरकार में आएंगे तो जितनी RWA हैं सबको प्राइवेट सिक्योरिटी देंगे। देखिए, मैं जो है ना नव्या जी को, बेटा जी को एक बात ये कहना चाहता हूँ, बेटा हम दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करेंगे ताकि महिलाओं को रात में भी जो है बस की सुविधा मिले और उनको ऐसे फ्री की राइड्स में नहीं जाना पड़े, इससे क्राइम बढ़ता है। दूसरा, जितने भी दिल्ली में डार्क एरियाज हैं वहाँ पर 100% सारे डार्क एरियाज में लाइट लगवाना, वहाँ पे CCTV कैमरा लगाना, ये 2 चीज़ों को हम जो है सुनिश्चित करेंगे। हर बस में हमारा मार्शल होगा जो अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया। ये सारे कामों को करना पड़ेगा, दिल्ली को सुरक्षित बनाना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली ऐसी, क्योंकि ये तो भारत की राजधानी है, यहाँ पे तो क्राइम पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे कम होना चाहिए और सारे वुमेन की प्रोटेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अरे एक आरोप है, लेकिन जो आप बाकी राज्यों में और नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन दिल्ली में शायद अरविंद केजरीवाल ने उसकी भी काट ढूंढ ली है। आप उनको हिंदू विरोधी कैसे कहेंगे? यहाँ तो वो पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसे बांट रहे हैं, बल्कि मैंने देखा था कि जो इमाम हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे उनके घर के बाहर कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही। देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जब जो है हमारा राम मंदिर बन रहा था तो उनकी नानी कहती थी कि बेटा राम मंदिर की क्या ज़रूरत थी, और वो अपनी नानी को समझाते थे
कि इसकी जगह कोई जो है ना हॉस्पिटल बन जाता, कॉलेज बन जाता। और इनके उप मुख्यमंत्री कहते थे राम मंदिर की क्या ज़रूरत थी, और ये जो है ना स्वस्तिक के निशान को उसको पीटते हुए ऐसा ट्वीट करते थे। तो अभी क्योंकि 11 साल इनको पुजारी याद नहीं आया, 11 साल इनको गुरुद्वारे के ग्रंथी याद नहीं आए। मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहता था आप केवल मस्जिद के मौलवी को पैसा क्यों दे रहे हैं, और एक मस्जिद में 2-2 लोगों को पैसा क्यों दे रहे हैं। 32,000 रुपया दिल्ली के टैक्स का पैसा एक एक मस्जिद में देने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, और 11 साल किया। पिछले 1-1.5 साल से उनको भी सैलरी नहीं दे रहे हैं। और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिल्ली के टैक्स का पैसा केवल एक जो है धर्म विशेष के लिए उन्होंने दिया, मगर तो उनको पुजारी याद नहीं आया। जब चुनाव आते हैं तो हनुमान मंदिर की तरफ भागते हैं, तो वो बालाजी की तरफ भागते हैं, मगर उसके अलावा कोई हनुमान जी नहीं है उनके लिए, कोई श्री राम जी नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है। क्योंकि 20 दिन बचे हैं इस टाइम में। कल अरविंद केजरीवाल सुबह बोले सारी महिलाओं को हवाई जहाज की भी यात्रा फ्री, वो कुछ भी बोल सकते हैं इस टाइम में। तो उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली वालों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। कल वो मेरे घर के पीछे आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है सर्वेंट्स क्वार्टर है, वहाँ पे वो गए, तो वहाँ पे 1-2 लड़कों को बुलाकर कहा मैं आपको नौकरी दूंगा, मुझे वोट देना। 11 साल में उन्होंने नौकरी नहीं दी। आज अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा में आप क्या सोच के देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी दर्शकों से, योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्या वो अपनी विधानसभा में डोर टू डोर करने जाएंगे? अगर उन्होंने काम कर दिया होगा तो लोग उनको जिता देंगे, पूरे यूपी में प्रचार करेंगे। पिछले 15 दिन से अरविंद केजरीवाल यहाँ पे डोर टू डोर घूम रहा है, एक एक के घर में हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है कि मुझे वोट दे दो, 5 साल और दे दो, मैं काम करूंगा। अगर 11 साल में केवल 1,02,000 वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 90% तो पहले से डेवलप्ड है क्योंकि नई दिल्ली का एरिया है, केवल 10% में उसको काम करना था और 1 रुपया भी उसने खर्च नहीं किया। आज ही मैंने बताया कि अखबार में आया है, यहाँ की जो बस्तियां हैं उनमें 1,000 महिलाएं रहती हैं हर बस्ती में, और उनके लिए केवल जो है ना 1 या 2 टॉयलेट हैं। सुबह सुबह 100 महिलाओं की लाइन लगी रहती है। ये अरविंद केजरीवाल को दिखाई नहीं देता। आज 20 दिन के पहले उसको पुजारी भी याद आ रहे, ग्रंथी भी याद आ रहे, सब कुछ याद आ रहे, क्योंकि उसको जो है महाकाल जी ने उनको बता दिया है कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए वो अभी कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, मगर दिल्ली की जनता उनके झूठ में आने वाली नहीं है। अरे एक बड़ी नाइंसाफी हो रही है इस चुनाव में परवेश जी। कांग्रेस पार्टी को सब भूल गए, आपने भी उनका जिक्र नहीं किया, आपकी पार्टी भी जिक्र नहीं करती है। इवन जो इंडिया गठबंधन के बाकी सारे नेता थे, पार्टीज थी, उन्होंने सबने केजरीवाल को पसंद कर लिया। कांग्रेस है इस इलेक्शन में? देखिए, कल तक जब तक ये कांग्रेस ने यहाँ पे चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया, तब तक तो अरविंद केजरीवाल उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, समझौता कर लो। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सारे देश में उन्होंने समझौता करके देख लिया, सब जगह लोगों ने हरा दिया। क्योंकि ये इंडिया अलायंस क्या है, ये वही तो लोग हैं जिसके पुराने वीडियो उठाकर देखिए अरविंद केजरीवाल बोलता था ये भी चोर है, ये भी दुनिया का सबसे भ्रष्ट है, ये भी महा डाकू है। वो सारे डाकुओं के साथ में उसने हाथ मिला लिया, और केवल दिल्ली की जनता को लूटने के लिए। अगर उसने अच्छा काम किया है तो दिल्ली में मैं पूछना चाहता हूँ, एनसीपी का क्या वजूद है, दिल्ली में समाजवादी पार्टी का क्या वजूद है, दिल्ली में कोई भी पार्टी का, टीएमसी का क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं है। मगर वो उन लोगों से हाथ मिला रहा है जो सारे भ्रष्ट लोग हैं, केवल दिल्ली को लूटने के लिए। 11 साल वो मुख्यमंत्री रहा, एक छत्र उसने राज किया, 75,000 करोड़ रुपए हर साल का टैक्स था। अगर दिल्ली के लोगों की सेवा करता तो उसको इंडिया अलायंस की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे भ्रष्ट नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली की जनता जिता देती। ये सारे झूठे वायदों की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली की जनता जिता देती। काम किया हो तो जिताए ना, काम किया हो तो उसको डोर टू डोर जाने की जरूरत ना पड़े, काम किया हो तो उसको यहाँ के बेरोजगार युवाओं को ऐसे झूठे सपने दिखाने की जरूरत ना पड़े। काम किया ही नहीं, उसको अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो बौखला गए। लेकिन आपकी पार्टी में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरविंद केजरीवाल ने सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस पार्टी ने 2/3 डिक्लेयर कर दिए, आपने केवल 29 उम्मीदवार बताए अभी तक। देखिए, आजकल में हमारी सारी उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी, और हमेशा ऐसे ही होता है। भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा परिवार हो गया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। हर सीट पे 30-30, 40-40 उम्मीदवार जो है टिकट मांगते हैं। उन सबका छटनी करना, नीचे बूथ स्तर के लोगों से पूछना, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछना, पूरी लोकतंत्र की
है, यहाँ पे एक आदमी की पार्टी नहीं है। आजकल में हमारी लिस्ट आ जाएगी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जब जिसको भी टिकट मिलती है सारे लोग उसके लिए काम करते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता रही है। आखिरी सवाल मेरा परवेज जी, जब से आपका टिकट अनाउंस हुआ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लोगों के बीच में ये चर्चा है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो परवेश वर्मा क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? थोड़ा बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें इस बात का। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में पूरा दिन में एक सेकंड भी ऐसी कोई बात नहीं आती है। मेरे दिमाग में जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई दे रहा था, कौन मानेगा परवेज जी? केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, मेरे को भी चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल को हराना है, ऐसे भ्रष्ट आदमी को हराना है जिसने दिल्ली वालों को लूटा है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, हमारी सीनियर लीडरशिप, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सारा विधायक दल जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर रहेगा। जी, परवेश वर्मा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने चुनाव के बीच में हमारे लिए वक्त निकाला। अगर आपको जवाब पसंद आए तो अपनी तालियों से आवाज पहुंचाएं उन तक। बहुत शुक्रिया परवेश वर्मा।